नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से आपके साथ हूँ पॉलिटिकल साइंस लेकर। जी हाँ, लोकतंत्र की इस यात्रा पर मैं आपको लेके चल रही हूँ। जो हमने एक नज़र तो देख ली है, लेकिन अभी एक एक करके हर चैप्टर पे जाना है, समझना है, जानना है, डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करनी है और बार बार रिवाइज करना है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि सोशल साइंस में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है रिवीजन। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे आपकी लोकतांत्रिक राजनीति का। पहला चैप्टर क्लास 10th। क्लास 10th का ये आपका पहला चैप्टर जो हम लेके चलेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर, अध्याय 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये बच्चों, ये तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सहयोग, सामंजस्य, सद्भाव, भाईचारा दिखाता है। ये जो आपका फोटोग्राफ है, ये जो जो तस्वीर है, और ये जो दूसरी तस्वीर है जो लोकतंत्र दिखा रही है, ये देखिए, लोग वोट कर रहे हैं, है ना। लोकतंत्र का मतलब ये वोट करना, अपनी सरकार चुनना, अपने लिए चुनना, है ना। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम बिना देर किए। देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका परिचय जानते हैं। आप मुझसे मिले, मैंने पहली बार, मैं जब आई, आज भी आई, तो मैंने अपना नाम बताया, अपना परिचय बताया, मैं सोशल साइंस की टीचर हूं, मैंने ये भी बताया। इसी तरीके से चैप्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए पहले उसको जानना जरूरी होता है कि इसका अर्थ क्या है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, व्हाट इज सत्ता, क्या है ये सत्ता और क्या है ये साझेदारी। लोकतंत्र तो चलो एक वर्ष से पढ़ रहे हैं तो जान गए हैं, लेकिन ये सत्ता क्या और साझेदारी क्या। सत्ता यानी सरकार, सत्ता यानी पावर, सत्ता यानी पावर ऑफ रूल, शासन करने की शक्ति, दैट इज सत्ता, दैट इज सरकार। और सत्ता की साझेदारी यानी कि शासन करने की जो शक्ति है, उसको कैसे हमने दूसरों के साथ बांट रखा है, साझा करके रखा है, एक दूसरे के साथ शेयर करके रखा है, यही है सत्ता की साझेदारी। देखो बच्चों, आप जानते हो कि सरकार का काम है शासन करना, है ना। क्लास 8 से आप पढ़ते आए हैं कि सरकार के 3 विभाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कानून बनाना, कानून लागू करना और उसकी रक्षा करना। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों चीजें मिली हुई हैं, क्या है ये, यही तो है साझेदारी, किसी काम का बंटवारा। अब जैसे आप ये समझो कि जैसे आप क्लास में आते हो, है ना, तो सबके काम बटे हुए हैं। मॉनिटर क्या करेगा, है ना, जो आपका गेम मॉनिटर है वो क्या करेगा। आपके टीचर्स के काम भी बटे हुए हैं, कौन से टीचर मैथ पढ़ाएंगे, कौन से टीचर सोशल साइंस पढ़ाएंगे, कौन से टीचर साइंस पढ़ाएंगे, कौन से इंग्लिश, हिंदी, दैट। तो इस तरीके से ये क्या है, ये बांट के रखा है, जिम्मेदारियों को बांटा है, शेयर किया हुआ है। यही हमें पढ़ना है इसमें कि लोकतंत्र में शेयर जो पावर है शासन करने की, नियम बनाने की, रूल करने की, इसको किस तरीके से साझा किया गया है, किसके साथ, समाज के अलग अलग संस्थाओं, जनता और समुदायों के साथ। बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में, आप अपनी क्लास में देख लो, जितने बच्चे हैं, क्या सब एक जैसे हैं? क्या सब एक परिवार से आते हैं? क्या सबकी सोच एक जैसी है? क्या सबने एक जैसा खाना खाया है? क्या सब एक जैसी भाषा बोलते हैं? नहीं ना। इसी तरीके से विविधता है, अलग अलग तरह के लोग हैं समाज में, देश में। उन सबके बीच में, सबके साथ जिस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है, शासन करने के पावर को, नियम बनाने के पावर को, कानून बनाने के पावर को, देश में कैसे नीतियां बनेंगी इसकी पावर को, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो देखिए, ये बच्चों, ये जो पीपीटी बना रखी है आपके सामने, जो प्रेजेंटेशन चल रही है, आप जब भी चाहो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको अलग से नोट्स चाहिए तो आप इसको भी बता सकते हो, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल मैं इसके साथ एक एक करके चलती हूँ।
तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र में सत्ता केवल सरकार के पास नहीं होती, बल्कि जनता, संस्थाओं और विभिन्न समुदायों के बीच बटी होती है, और इसी को हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी, है ना। अब आप देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखो कि कई बार कानून बनाने के लिए या कानून नहीं बनाने के लिए लोग आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, है ना। कई बार सरकार सर्वे करती है, सर्वेक्षण करती है कि हमारे इस फैसले पर, हम जो ये सोच रहे हैं, हमारे इस सोच पर लोग कितने सहमत हैं। क्या है ये? यही तो है सत्ता की साझेदारी। अब इसको हम थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, कुछ केस स्टडीज मिलेंगे। अभी मैं एक और महत्वपूर्ण चीज से आपका परिचय कराती हूं, द्वंद्ववाद। ये थोड़ा सा दार्शनिक शब्द है, लेकिन हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो अच्छा ये बताइए, कभी आपके घर में जब खाना बनता है, मम्मी ने पूछा आज क्या बनाऊं खाने में, किसी ने बोला कि आलू की सब्जी बनाओ, किसी ने कहा नहीं बैगन बना दो, किसी ने कहा नहीं साग बना दो, किसी ने कहा नहीं आज सब्जी बनेगी नहीं, आज खाली मीठा बना दो। तो सबके अलग अलग थॉट्स आए, सबके अलग अलग विचार आए। अब इन अलग अलग विचारों में से कैसे बीच का रास्ता निकले? एक तो ये अलग डिफरेंट विचार आए, इसमें थोड़ा विरोध है। अब आलू की सब्जी बैगन की तो हो नहीं सकती, सब्जी खीर तो हो नहीं सकती, खीर हलवा नहीं हो सकती, और सबके विचार अलग अलग आ रहे हैं। तो इसको, जब ये परिस्थितियां आपस में टकराती हैं, तो उनसे एक नया विचार या नई स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को हम द्वंद्ववाद कहते हैं। जैसे मेरे घर में कल मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आलू की सब्जी बनाओ, बेटी ने कहा खीर बनाओ, मैंने क्या किया, खीर भी बना दी, सब्जी भी बना दी, पूरी भी बना दी। तो ये एक नई परिस्थिति आई। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं द्वंद्ववाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां से बच्चों मैं आपको ले चलती हूँ यूरोप की टूर पे। यूरोप का नाम सुना है? एक महादेश है, उसके टूर पे ले चलती हूँ आपको, जहां आप चलेंगे, एक देश को देखेंगे जिसका नाम है बेल्जियम। ये देखो, ये पूरे ये वर्ल्ड मैप है, और यहाँ ये जो बना रखा है, ये जो रेड कलर से, ये बेल्जियम नाम का एक छोटा सा देश है। ये इतना छोटा देश है कि आप ये समझो कि हरियाणा है ना हमारा, हरियाणा के आसपास का, हरियाणा से भी थोड़ा छोटा ही देश है ये। और इसकी जनसंख्या की बात करूं तो हरियाणा की जनसंख्या जहां 2 करोड़ है, इसकी जनसंख्या मात्र 1 करोड़ के आसपास है ना। तो आप देखो, ये बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इससे हमें अब लेना देना क्या है भाई? हम क्यों जाएं बेल्जियम? इतना प्यारा हमारा बिहार, इतना प्यारा हमारा भारत, हम बेल्जियम क्यों जाएं? तो भैया हम बेल्जियम जाएं ताकि हम वहां की परिस्थिति को सोच समझ के, उसकी स्टडी करके अपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो बेल्जियम जो है, पहले इसके आकार को देखेंगे, इसकी जातीय संरचना को हम देखेंगे। ये रहा बेल्जियम, और इसकी जो इसका आकार है वो हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमा 4 देशों से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये परीक्षाओं में आता है। इसकी सीमा 4 देशों से मिलती है, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। फिर से बोल रही हूं, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ये देखिए, ये आपका बेल्जियम है। यहाँ देखिए इसकी सीमा, यहाँ फ्रांस से मिल रही है, यहाँ लग्जमबर्ग से मिल रही है, इधर जर्मनी से मिल रही है, और यहाँ नीदरलैंड से मिल रही है। इसको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने देशों से मिलती है बेल्जियम की सीमा? 4 देशों से, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इसकी सीमा कहां से मिलती है? एक तो आप इसकी लोकेशन को समझ लो, और दूसरा आप इसके वजह से, आप इसमें ना, इसकी जो जातीय संरचना है, इस पर बड़ा प्रभाव है, इसकी सीमा कहां से मिलती है। ऐसे समझो, आपने अगर भारत का नक्शा देखा है तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है, उसकी सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश से। आप देखोगे कि दोनों देशों में बांग्ला बोलने वालों लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो हम जहां से हमारा बॉर्डर शेयर होता है ना, वहां से कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें आपस में शेयर हो जाती हैं, एक जैसी होती है, समान होती है, कॉमन होती हैं।
तो चूंकि इसकी सीमा यहां पर इन देशों से मिल रही है, इस वजह से आप आने वाली स्लाइड्स में देखोगे, मैं दिखाई देती हूं कि इसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा दो बड़े भागों में बट गया है। बेल्जियम दो बड़े क्षेत्र में, एक है फ्लेमिश रीजन और दूसरा है वलोन रीजन। अब फ्लेमिश में क्या है, वेलोन में क्या है, इसको समझिए। ये जो आपका फ्लेमिश रीजन है, इसमें 59% लोग, मतलब 59 मीन्स ये पूरे बेल्जियम के 59, पूरे बेल्जियम की जनसंख्या के 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। और ये कहां रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये नीदरलैंड से मिलता है। इसके ये जो पार्ट है, इसकी ये बॉर्डर नीदरलैंड से शेयर होता है। दैट इज वाई यहां पर जो ज्यादातर लोग हैं वो डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और ये पूरे जनसंख्या के कितने परसेंट, 59%। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, याद रखेंगे आप। वहीं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अच्छा, फ्रेंच जानते हो आप क्या होता है, डच क्या है, फ्रेंच क्या है? डच नीदरलैंड के लोगों की भाषा है और फ्रेंच क्या है, फ्रेंच है फ्रांस के लोगों की भाषा। तो चूंकि आपको पता है कि इधर क्या है, फ्रांस है, तो ये जो वेलोन जो इलाका है, यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और इनकी परसेंटेज क्या है, 40%। यानी मैंने बताया 59% डच, 40% फ्रेंच एंड बहुत ही छोटा हिस्सा, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, ये बहुत ही छोटे हिस्से में लोग रहते हैं जो है आपके जर्मन, यानी 1%। दैट इज 100%। ये 100% जनसंख्या का ये समीकरण है, ये इक्वेशन है। 59% डच, 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मन। ये यहां का जातीय समीकरण है। अब मैं आगे चलती हूं। आखिर ये समीकरण मैंने आपको क्यों बताया, इसका क्या इंपैक्ट है, क्या रीजन है, क्यों बता रही हूं मैं इसके बारे में आपको। आगे चलिए। वो जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरे के पूरे बेल्जियम का इक्वेशन था, वो बेल्जियम में था। अब हर देश की एक राजधानी होती है। अब जल्दी से आप सोच लीजिए कि आपके देश की राजधानी का नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता है, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सोच लीजिए ताकि आप जान सकें कि राजधानी क्या चीज होती है ना, थोड़ा सा आपको याद आ जाए। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है, मेरे साथ बोलो, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। वैसे तो ये जो ब्रुसेल्स है ये फ्लेमिश इलाके में पड़ती है, लेकिन यहां का इक्वेशन अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि हमने क्या देखा अभी, हमने देखा बेल्जियम में 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन थे, राइट। लेकिन ब्रुसेल्स में इसका उल्टा है, क्योंकि पूरे बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में थे, बहुसंख्यक थे, 59% सबसे ज्यादा। लेकिन राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं। 80%, 80% आप सोच सकते हैं क्या बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले। वहीं मात्र 20% लोग डच बोलते हैं। कहां, ब्रुसेल्स में। मैं यहां लिख दूं 80% फ्रेंच एंड 20% डच। अब देखो, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझो। बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी देश में जो राजधानी होती है, अच्छा राजधानी क्यों होती है, क्योंकि वहां पर सारे मुख्यालय, सारे हेडक्वार्टर्स, हर चीज का जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो राजधानी में होता है। वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है अपेक्षाकृत बाकी देश के बाकी हिस्सों से। नतीजा क्या है कि हर चीज की सुविधा वहां के लोगों को ज्यादा मिलेगी, वहां के लोग ज्यादा समृद्ध होंगे, प्रोस्पेरियस होंगे, है ना। तो सेम कंडीशन यहां भी है कि जो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में है फ्रेंच, ये ज्यादा शक्तिशाली हैं, समृद्ध हैं, धनी हैं। लेकिन जो पूरे देश में मेजॉरिटी में है, यानी कि डच 59%, उसकी अपेक्षा कौन ज्यादा है शक्तिशाली, फ्रेंच। अब यहां पर इसकी वजह से आप देखोगे कि अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच, वो अमीर हैं और शक्तिशाली हैं, जबकि जो पूरे देश में बहुसंख्यक हैं डच,
इनको आर्थिक विकास का लाभ काफी बाद में मिलता है, नेचुरल है। अब देखो आपके यहाँ भी आप देखोगे कि जैसे रिलायंस ट्रेंड्स है ना, ये एक शॉपिंग मॉल है, या बहुत सारे इसके अलावा और भी होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हर जगह पे सेम ब्रांड सेम चीजें आती हैं, बट जब तक वो आपके यहाँ आती है ना, तब तक वो दिल्ली में, मुंबई में थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। यानी हम तक पहुंचते पहुंचते वो सुविधाएं थोड़ी सी पुरानी होने लगती हैं। कहने का मतलब कि वो चाहे शिक्षा हो, चाहे फैशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी तरह की सुविधा हो, हर चीज राजधानी में, बड़े शहरों में ज्यादा जल्दी और बेहतर मिलती है, जबकि छोटे शहरों में, देश के बाकी हिस्सों में थोड़ी सी देर से मिलती है। बस यही कंडीशन यहाँ भी है कि अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच, वो अमीर है, शक्तिशाली है, उनको ज्यादा सुविधा मिल रही है, समय से मिल रही है, जबकि जो डच हैं, बहुसंख्यक हैं पूरे देश में, उनको आर्थिक विकास का लाभ थोड़ा बाद में मिलता है ना, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ का जो लोगों के बीच में जो सामंजस्य था वो गड़बड़ होने लगा। नेचुरल है, लोगों को लगेगा कि हम तो, डचों को लग रहा है कि हम तो यहाँ बहुसंख्यक है, 59% है, मेजोरिटी में है, तो जब हम मेजोरिटी में है तो हमें भी मिलना चाहिए समान अधिकार, हमें मिलने चाहिए सुविधाएं, जबकि हम कमजोर पड़ जा रहे हैं। और ये जो फ्रेंच है मात्र 40% है पूरे देश में, और राजधानी में बस गए हैं, इसकी वजह से इनको ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा आपसी सद्भाव खराब होने लगा। तो अब बताओ बच्चों, जब आपके घर में आप अपने भाई बहन के साथ थोड़ा लड़ते हो तो फैसला कौन करता है? मम्मी पापा ना, घर के गार्जियन, घर के अभिभावक। वैसे ही जब किसी देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो जिम्मेदारी होती है सरकार की। बेल्जियम में भी ऐसा ही हुआ। बेल्जियम में सरकार ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मम्मी पापा बोलते हैं लड़ाई हो गई, चलो एक दूसरे को पीटो, ऐसा नहीं बोलते। वो बीच का रास्ता निकालते हैं, वो सॉल्यूशन देते हैं और आपकी सिचुएशन को बेटर करते हैं, आपको अच्छी सीख देते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ, आपका जीवन, आप अच्छे संस्कारों से युक्त होते हैं। ऐसा ही बेल्जियम की सरकार ने किया। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, एक दो नहीं, 4। कब से कब के बीच? 1970 से 1993 के बीच। ये 4 संशोधन जब बेल्जियम की सरकार ने किए, इसका कारण क्या था कि देश के विभिन्न समुदाय और विभिन्न भाषाई समूहों में सामंजस्य बनाया जा सके। इसका रीजन क्या था कि देश के विभिन्न समुदायों में और विभिन्न जो भाषाई समूह है उनके बीच में सामंजस्य बना के रखा जा सके, आपसी विवाद की स्थिति ना आए, एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ, खुशी खुशी, अच्छे अवसर के साथ, अच्छे माहौल में देश का विकास हो सके, है ना। ये सारी चीजें क्यों की गई? सत्ता में साझेदारी के लिए। अब इसमें क्या क्या किया गया मैं आपको बता रही हूं, तब आप समझ पाओगे कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है। पहली चीज, इन्होंने फैसला किया कि जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 50% मंत्री डच होंगे और 50% मंत्री फ्रेंच होंगे, यानी इक्वल इक्वल मंत्री होंगे। आधे मंत्री डच होंगे, डच स्पीकर्स, डच बोलने वाले, और आधे मंत्री फ्रेंच बोलने वाले। साथ ही कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल कानून जो होगा वो इन दोनों की सहमति से ही पारित होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी सहमत नहीं है तो वो कानून पारित नहीं होगा। आप देखिए कितनी अच्छी बात की, दोनों को खुश कर दिया, है ना, कि 50% डच और 50% फ्रेंच, और जो भी स्पेशल कानून होगा वो दोनों की मर्जी से ही पारित होगा। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो राज्य या क्षेत्र में अलग सरकारें बनाई। कैसे? आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जिसमें 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में इनकी अलग अलग सरकारें हैं। हमारे बिहार में अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जिस किसी राज्य में जाओ सबकी अपनी सरकारें हैं और सबके अपने अधिकार भी हैं, है ना। इसी तरीके से बेल्जियम की सरकार ने अलग अलग राज्यों में भी अलग सरकारें बनाने का प्रावधान किया और सबको अपने अधिकार दिए,
उनको स्वायत्ता दी कि अपने हिसाब से कुछ अधिकार आप प्रयोग कर सकते हैं और आप निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज, अब देखो, आपको मैंने बताया था पूरे देश में बेल्जियम में कौन है मेजॉरिटी में? डच, और माइनॉरिटी में फ्रेंच। लेकिन उन डच लोगों ने भी माइनॉरिटीज के साथ यानी फ्रेंच के साथ अपने पावर को शेयर किया ना। सेम इसी तरीके से ब्रुसेल्स में यानी कि राजधानी में भी यही किया गया, 50% डच एंड 50% फ्रेंच। मीन टू से दैट कि यहां भी इक्वल इक्वल, आधे मंत्री डच स्पीकर और आधे मंत्री फ्रेंच स्पीकर। इस बात को किनारे कर दिया गया कि कौन कहां अल्पसंख्यक है और कौन कहां बहुसंख्यक है। दोनों को समान अधिकार दिए गए, समान तरीके से दोनों को डील किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो अब मैं अगला आपको पॉइंट बताने जा रही हूं वो है कि आप देखो बेल्जियम में कितने भाषाई समूह? 3, डच, फ्रेंच और जर्मन। पूरी दुनिया में हमने सुना है कि कई तरह की सरकारें होती है, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, इसके अलावा स्थानीय सरकार भी होती है। यहां पर एक नए प्रकार की सरकार बनाई गई जिसको हम कहेंगे सामुदायिक सरकार, या इसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये सामुदायिक सरकार क्या थी, क्यों बनाई गई, इसका कार्य क्या था? भाई इतनी सरकारों का क्या नाम? तो देखिए, केंद्र सरकार का कार्य है पूरे देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय लेना, शासन चलाना। राज्य सरकार का काम है राज्य स्तर पे निर्णय लेना, शासन चलाना। और ये जो सामुदायिक सरकार बनी, इसका क्या कार्य था कि जो हमारे 3 कम्युनिटीज हैं, डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स एंड जर्मन स्पीकर्स, इन तीनों के लिए 3 अलग अलग सामुदायिक सरकारें बनी, फ्रेंच सरकार, डच सरकार और जर्मन। और इनका काम क्या था? शिक्षा, संस्कृति और भाषा से संबंधित फैसले लेना ही इनका काम था। यानी कहने का मतलब कि जो डच जो डच सरकार है वो डच भाषा, डच संस्कृति और डच शिक्षा से संबंधित फैसले लेगी। जो फ्रेंच सरकार है वो फ्रेंच भाषा, फ्रेंच संस्कृति और शिक्षा से संबंधित फैसले लेगी। और ऐसे ही जो जर्मन सरकार है वो जर्मन भाषा, जर्मन संस्कृति और उनकी शिक्षा से संबंधित फैसले लेगी। तो आप देखिए कितनी समझदारी से बेल्जियन सरकार ने इस काम को किया और कितने अच्छे तरीके से सारी चीजों को सेटल आउट किया इन्होंने। ये देखिए, ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। कुछ विशेष कानून तभी बदले जा सकते हैं जब दोनों समुदायों की सहमति हो, है ना। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया क्योंकि डच लोगों ने पूरे देश में स्वीकार किया था। तो है ना, एक दूसरे का सम्मान करना, यही तो सद्भाव है, यही तो सामंजस्य है कि मैं आपका सम्मान करूं और आप मेरा सम्मान करें। इसी तरीके से डच लोगों ने फ्रेंच को स्वीकार किया पूरे देश में, तो फ्रेंच ने डच को भी स्वीकार किया। यहां एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, और इसका चयन एक भाषाई समूह द्वारा किया जाता है जो चाहे वो देश के किसी भी भाग में रहते हो। उसका काम क्या है? कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज संबंधी फैसले लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो इन्होंने बनाया इसको बेल्जियन मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्जियन मॉडल। मॉडल क्या होता है? जब हम किसी चीज का प्रतिरूप तैयार करते हैं, यानी एक ऐसा प्रतिरूप जिसको देखकर दूसरे भी प्रेरणा ले सके और इससे सीख सके और इसको लागू कर सके अपने यहाँ भी। तो ये बेल्जियन मॉडल तैयार किया गया। ये अपने आप में एक जटिल मॉडल है, लेकिन ये व्यवस्था कामयाब रही, बहुत ही कामयाब हुई ये व्यवस्था। और इसके कारण दोनों समुदायों के बीच सिचुएशन अच्छी हो गई और गृह युद्ध से बच गया बेल्जियम। अच्छा, गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध, जब गृह माने घर, युद्ध माने लड़ाई, जब अपने ही घर में लड़ाई होने लगी, आपस में ही लोग लड़ने लगे। तो जब किसी देश के लोग, देश के निवासी आपस में ही विवाद करने लगते हैं, हिंसक हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, तो उस परिस्थिति को हम गृह युद्ध कहते हैं।
बेल्जियम में होने वाली ऐसी परिस्थिति को वहां की सरकार ने टाल दिया अपनी समझदारी से, अच्छा निर्णय लेकर के। नतीजा क्या हुआ कि एक संस्था है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, उसने अपना मुख्यालय बनाया कहां? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बच्चों देखो, आपको अपना ऑफिस कहीं बनाना हो, ईश्वर करे कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो, बहुत बड़े उद्योगपति बनो, ऐसे में अगर अपना आप ऑफिस बनाना चाहोगे तो आप कहाँ चुनोगे? शांत, विकसित, अच्छी जगह, है ना, जहां पर परिस्थितियां बहुत अच्छी हो, सबको अच्छी सिचुएशन में रहने का मौका मिलता हो, न कि विवाद और युद्ध जैसी स्थिति में। तो यूरोपियन यूनियन जैसी संस्था ने बेल्जियम जैसे छोटे देश की राजधानी ब्रुसेल्स में अपना मुख्यालय बनाया। यह इस बात का सीधा प्रतीक है कि बेल्जियम सरकार ने अपने देश की स्थिति को कितने बेहतर तरीके से संभाला। और इसका कारण क्या था? पावर शेयरिंग, सभी को पावर दिया, सभी को साझेदार बनाया। बेल्जियम सरकार को बनाया, ब्रुसेल्स की सरकार को बनाया, समुदाय की सरकार को बनाया, है ना, और डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर सभी को पावर दिए। नतीजा क्या हुआ कि बेल्जियम एक मॉडल देश बनकर के उभरा, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं दूसरे देश की तरफ। दूसरा देश जो हमारा है वो है श्रीलंका। नाम तो जाना पहचाना है भाई, लंका और अयोध्या तो हम सुनते आते हैं, है ना, लंका श्रीलंका। तो इस लंका में हमने लगा दिया श्री और ये बन गया श्रीलंका। जब आप हमारे देश के नक्शे को देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा देश दिखता है। हिंद महासागर में हमारा इमीडिएट पड़ोसी है, एकदम सबसे पहला जो पड़ोसी समुद्र में हमारा है वो है श्रीलंका। इस श्रीलंका के पास चलते हैं हम। अब यहाँ की यात्रा पे चलते हैं, बेल्जियम से तो लौट आए। ये लगभग हरियाणा के ठीक आकार के बराबर है श्रीलंका, और हमारे यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु से बिल्कुल लगा हुआ है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये स्थित है। कौन सा देश? श्रीलंका। अब यहां श्रीलंका की सिचुएशन क्या थी इसको समझिए। क्यों हमने श्रीलंका को ही लिया? हम किसी और देश को भी ले सकते थे। बेल्जियम के बाद श्रीलंका ही क्यों? क्योंकि श्रीलंका की भी कुछ समान स्थिति थी, कुछ ऐसी ही स्थिति श्रीलंका की थी। 1948 में ब्रिटेन के शासन से श्रीलंका आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। हम कब स्वतंत्र हुए थे सोच लीजिए, हमारे 1 वर्ष के बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से, चुनावों के हिसाब से सरकार बनी, और यहाँ की जो बहुसंख्यक समुदाय था, यहाँ का सिंगली भाषा बोलने वाले लोग, है ना, जिन्होंने यहाँ पे सरकार बनाई। और इस सरकार में अब यहाँ का थोड़ा सा समीकरण देख लेते हैं, जातीय समीकरण, सामाजिक संरचना देख लेते हैं। यहाँ क्या था कि 74% लोग, 74% लोग यहाँ पर सिंगली भाषा बोलते थे, बोलते हैं, अभी भी है, अभी भी श्रीलंका की मुख्य भाषा सिंगली है। वहां 74% लोग बोलते हैं सिंगली भाषा, जिनका मुख्य धर्म क्या है? बौद्ध धर्म, है ना। जबकि चूंकि ये तमिलनाडु के ठीक पास है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जब बॉर्डर शेयर होता है, आसपास होता है, तो भाषा संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे तमिल भाषी जो लोग हैं उनका परसेंटेज है 18%, यानी 74% सिंगली भाषा बोलने वाले और 18% तमिल बोलने वाले। अब इसको जानिएगा कि इस 18% में भी 13% श्रीलंका के तमिल हैं और 5% भारतीय तमिल है। अब ये क्या भाई है? तो 13% वो लोग हैं जो श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं और तमिल बोलते हैं, वो 13% में है। जबकि 5% वो लोग हैं जो ब्रिटिश शासन के समय, जिनके पूर्वज या जिनके आसपास रहने वाले लोग, जो लोग वहां पर तमिलनाडु से चले गए श्रीलंका और वहां जाके बस गए, उनको हम कहते हैं भारतीय तमिल। तो तमिल भाषी 2 तरह के, 13% श्रीलंकन तमिल और 5% भारतीय तमिल। और बाकी के जो रह गए 8%, क्योंकि ये हो गया 92%, बाकी बच गया 8%,
तो इसमें 7% ईसाई हैं और बाकी 1% अन्य हैं। ये लोग जो है ये सिंगली भाषा और तमिल दोनों मिला जुला बोलते हैं। ठीक है, तो यहां का समीकरण हमने क्या देखा, 74% कुल जनसंख्या बोलती है सिंगली भाषा, फॉलो करती है बौद्ध धर्म को, जबकि 18% तमिल बोलते हैं, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल। ठीक है, फिर 8% रह गए, जिसमें से 7% है ईसाई और 1% मिले जुले। ये श्रीलंका का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब यहां क्या हुआ इसको समझिए। भारतीय तमिल कौन से हैं, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो बागानों में काम करवाने के लिए इन्हें श्रीलंका लाया गया वो है भारतीय तमिल। श्रीलंकन तमिल है जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, और बाकी ईसाई जो तमिल और सिंगला दोनों ही बोलते हैं। अब इसको जानिए, जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद सिंगली भाषी समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पे यहाँ पे सरकार बनाई, और तमिल जो कि यहाँ पे अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक यानी कम संख्या, अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या वाले, तो अल्पसंख्यक जो तमिल थे उन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। कैसे, तो इन्होंने भी कुछ संशोधन किए। इन्होंने 1956 ईस्वी में एक कानून ये लेके आए जिसका नाम था सिंगला ओनली एक्ट। क्या नाम था, सिंगला ओनली एक्ट। ये कानून ये लेकर के आए, जिसके आधार पे इन्होंने सिंगला भाषा को देश की राजभाषा बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें जितने भी ऑफिशियल कामकाज होते हैं देश के, वो सब उसी लैंग्वेज में होंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई देश है जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वहां अगर आप जाओगे और संस्कृत में लिख के दोगे, या वहां जाकर के आप सपोज फ्रेंच में लिख के दोगे, एप्लीकेशन दिया, या उसका जो राजपत्र प्रकाशित हो रहा है, जो आदेश आ रहे हैं, वो फ्रेंच में नहीं आएंगे, वो हिंदी में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल भाषा हिंदी है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि इन्होंने 1956 में एक कानून पास किया जिसके अनुसार सिंगली देश की मुख्य भाषा बन गई। In 1956, an act was passed which recognized Singla as the only official language in Sri Lanka. इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि विश्वविद्यालय में और नौकरी में, शिक्षा में भी और सरकारी नौकरी में भी सिंगली भाषा वालों को विशेष संरक्षण दिया गया, प्राथमिकता दी गई। अब आप ये बताइए कि जहां पर सिंगली भाषा को सबसे महत्वपूर्ण ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, उनको जॉब में, उनको एजुकेशन में संरक्षण दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि 1972 में एक और संशोधन किया गया जिसके द्वारा बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया गया श्रीलंका में, और तमिल को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो अब मेरे बच्चों, आप ये सोचिए कि जो तमिल उसको अपना देश समझ के रह रहे हैं, आपको अपने ही घर में भेदभाव का सामना करना पड़े, कैसा लगेगा आपको? कैसी परिस्थिति होगी आपकी? इसको आप सोच के देखिए। तो निश्चित रूप से तमिल्स को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसकी वजह से परिस्थिति यहाँ पे बिगड़ी। आप देखो कि सिंगला भाषा को और अधिक मजबूती देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए संविधान में लगातार संशोधन भी किए जा रहे हैं, है ना। नतीजा ये हुआ कि तमिल अकेलापन महसूस करने लगे। इनको लगता था कि संविधान हमारे खिलाफ है, इनको लगता था कि हम इस देश में और देश की सरकार हमारे खिलाफ है, इनको लगता था कि हम हमारे ही घर में हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। और आप जानते हो लोकतंत्र तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, और वहीं अगर जनता ये महसूस कर रही है कि हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारा शासन हमें दबा रहा है, हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो कैसा लगेगा उन्हें। आप देखो कि कोई भी राजनीतिक दल तमिल्स की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता था, कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाता था। तमिलों ने इसके बाद अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ समूह, संगठन और दल भी बनाने प्रारंभ कर दिए।
इन्होंने तमिल को राजभाषा बनाने के लिए मांग की, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने की मांग की, और साथ ही साथ शिक्षा और रोजगार की भी इनकी मांग रही, लेकिन इनकी किसी भी मांग को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, नहीं माना गया। इस कारण इन्होंने हिंसक कार्रवाई करने के लिए लिट्टे जैसे संगठन बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संगठन बनाया? लिट्टे जैसा संगठन बनाया। क्यों? ताकि ये अपने लिए आवाज उठा सकें। और आप समझ सकते हो कि जब अपने ही देश में, अपने ही घर में ऐसा व्यवहार हो तो कितना विवश हो जाता होगा एक समुदाय जो अपने ही यहां हिंसक होने का प्रयास करने लगे। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। मैं इसी गृह युद्ध की बात कर रही थी। गृह युद्ध यानी अपने ही देश के निवासी आपस में लड़ने लगे और दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। यहां पर हजारों तमिल परिवार अपने मुल्क से भागकर दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। आप सोच सकते हैं बच्चों कि ये परिस्थिति क्यों आई। ये परिस्थिति आई क्योंकि आप देखिए बेल्जियम में भी यही स्थिति थी और यहां भी यही स्थिति, लेकिन दोनों का अंतर कितना हुआ। जहां बेल्जियम एक शांतिपूर्ण देश बन गया, जहां यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी संस्था अपना हेडक्वार्टर बनाती है, और श्रीलंका जैसे देश में गृह युद्ध। आखिर ये क्यों? कारण एक ही है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम ने अपने देश में अपने लोगों के साथ सत्ता को शेयर किया, पावर को शेयर किया। श्रीलंका ने नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं फिर आपसे मिलूंगी। उम्मीद करती हूं इसको आप रिवाइज करेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, नोट करना हो नोट करेंगे, और जो डाउट्स हो उसको जरूर पूछेंगे। आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा मुझे। मिलती हूं अगले क्लास में। बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।